तो हेलो बच्चों, हम फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में लेट हो गया था क्योंकि बच्चे जो थे आज सरस्वती पूजा का विसर्जन था। तो आने जाने में थोड़ा सा ट्रैफिक जो ज़्यादा रहता है उसकी वजह से लेट हो गया था। ठीक है, तो चलिए हम आपके साथ फिर अभी जुड़ चुके हैं। लाइव तो नहीं रहेंगे, लेकिन अभी कमेंट करके हमको बताइए कि कितना कितना किनका किनका क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ से मिला है। यहाँ पे बिल्कुल आपको राइट आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है ये तो आपको पता होगा। आज तो किसका परीक्षा था? तो आज परीक्षा था फिजिक्स का। ठीक है, आज परीक्षा किसका था? फिजिक्स का था। ये रहा हमारा फिजिक्स। ठीक है, ये फिजिक्स का परीक्षा था। ठीक है, चलिए 2025 का है। ई सेक्शन जो है ये जो है सेट नंबर डी का आपको राइट राइट आंसर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहला सेक्शन में चलते हैं। सबसे पहला सवाल में क्या कर रहा है, सवाल इसको देख रहे हैं ध्यान से, इसको ध्यान से आप देख रहे हैं। इसमें बोल रहा है दो समान धनावेशित बिंदु आवेश जिनमें प्रत्येक पर 1 म्यू सी आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है। इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी? तो वो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको आंसर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको जुमलेबाजी करने का आदत नहीं है, क्योंकि झूठ झूठ फूट का कुछ बोलना नहीं है। और ना ही किसी को बोलेंगे कि ये कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे वह कर देंगे, ये सब नहीं, ये सब झूठा फूठा मास्टर बोलता है। अरे इसमें टाइम स्पेंड क्यों करे? ये तो क्वेश्चन बच्चा बना के लेके आया है। ठीक है, अब बना ही लिया, उसको क्या करना है नहीं करना है अभी इसको क्या लेना देना है इससे? अभी सिर्फ आपको यही लेना देना है राइट आंसर क्या है नहीं है। अगर ये सवाल सब्जेक्टिव रहता तो मैं आपको बना के दिखाता। ठीक है, लेकिन ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको क्या लेना देना है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी मतलब डिस्क्राइब करके आपको दिया है बोर्ड कभी भी? नहीं ना। आपको सिर्फ आंसर टिक आउट में चेक करना है कि हमने सही टिक लगा के आया या नहीं आया। टिक लगा के आया तो उनमें से कितना मेरा सही हुआ है, ये एक अनुमान लगाया जाता है। बोर्ड का आंसर सीट आएगा उस टाइम भी आपको यही इसमें तो हम ये भी बता रहे हैं कि भाई ये आंसर होगा, ये आंसर क्वेश्चन को दे रहे हैं, लेकिन उस टाइम तो आपको सिर्फ सेट नंबर दे दिया जाएगा। आप माथा खपाते रहिए, मिलाते रहिए जाके। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपडेट आपको यहीं पे मिलेगा, इसी चैनल पे। आपका जो चैनल है आपके ही चैनल पे सबसे पहले अपडेट मिलेगा, आंसर की आएगा बोर्ड का तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 2 नंबर सवाल देखिए, ये है 2 नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या किया है कि निम्नलिखित पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन है? धारिता का मात्रक पूछ रहा है। धारिता का मात्रक कौन है? किसी संधारित पर धारिता निर्भर करती है या नहीं करती है? तो आपको जो है सही सही जवाब आपको टिक आउट करना है। तो धारिता का मात्रक का पहले समझ आए, धारिता का मात्रक किसको कहते हैं? तो कूलम प्रति वोल्ट को जो है धारिता का मात्रक कहते हैं। हम दादा सब देते जाते हैं फटाफट। ठीक है, किसी संधारित की धारिता निर्भर नहीं रहती। किसी संधारित की जो धारिता है वो निर्भर। कमेंट भी आप कमेंट में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट में भी आप जो है फटाफट हमको बोल सकते हैं कमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम है नहीं प्रॉब्लम है। कमेंट में आप हमको बोल सकते हैं क्या क्या समस्या है। ठीक है, किनका कितना सही हो रहा है वो भी आप बोल सकते हैं कमेंट में। ठीक है, कमेंट में हमको बताते जाइए किनका कितना कितना सही हुआ है। ठीक है, कमेंट में हमको बताते चलिए कितना किनका किनका सही हुआ है, किनका किनका सही हो रहा है बताते चलिए हमको। मैं कमेंट देख रहा हूँ, किनका किनका कितना 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 सही हुआ है वो बताते चलिए। ठीक है, चलिए तो तीन तीन नंबर सवाल का जवाब आपको दे रहे हैं। 3 नंबर सवाल का जवाब बोल रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है तो उनके प्लेटों के आवेश पर, उनके प्लेटों के आवेश पर जो है संधारित्र निर्भर नहीं करती है। ठीक है, 4 नंबर सवाल देखिए, ये है 4 नंबर सवाल। इसमें आप कौन सा टिक लगाए जल्दी से हमको बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करके हमको बता दीजिए कि 4 नंबर सवाल में आप कौन सा टिक आउट करके रहा है। किसी आवेशी चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो होगा आपका सतह के लंबवत। कैसा होगा? सतह के लंबवत होगा। ठीक है, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर सवाल का देख लेते हैं। 5 नंबर सवाल में क्या कहता है? 5 नंबर सवाल में कह रहा है यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर क्षेत्र क्या होगा? फटाक से आपको कमेंट में जवाब देना है, फटाक से आपको कमेंट में जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शून्य। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल। अगला सवाल है 6 नंबर। 6 नंबर में बोल रहा है कि विपरीत चिन्हों के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। स्थिति ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, स्थिति ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए 6 नंबर हो गया। 7 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, गॉस का नियम क्या कहता है? गॉस का नियम क्या कहता है? आप फटाक से आप पहले आंसर को जो है टिक आउट कीजिए,
फटाक से पहले आप आंसर को टिक आउट करके हमको जवाब दीजिए, फटाक से पहले टिक आउट करके। 7 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसका जवाब दीजिए आप। तो गॉस का नियम जो कहता है वो कहता है संलग्न आवेशों के समानुपाती होता है, कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है संलग्न आवेश के समानुपाती होता है। कैसा होता है? संलग्न आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है 8 नंबर सवाल में। 8 नंबर सवाल में अब क्या बोल रहा है? 8 नंबर सवाल देख लेते हैं। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो वो ये सबको पता होगा, ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, ऊर्जा का किलोवाट घंटा मात्रक होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर जो आधारित होगा वो नियम है लेंज का नियम। किसका नियम है? लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, जब किसी आमीटर को संट किया जाता है तो इसकी माप सीमा जो है वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, माप सीमा जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का फटाफट हमको जवाब चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फटाफट हमको जवाब चाहिए। जल्दी जल्दी कितना कितना बना करके आप लोग लाए हैं हमको सवाल कमेंट करके बताइए। अब 11 नंबर सवाल में बोल रहा है चुंबकशीलता का विमीय सूत्र क्या होगा? चुंबकशीलता का विमीय सूत्र क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा जगह ए एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला 12 नंबर सवाल में बोल रहा है कि 12 नंबर सवाल में बोला म्यू नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, अंडर रूट म्यू नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होगा वो होगा न्यूटन बटा कूलम्ब। क्या होगा? न्यूटन बटा कूलम्ब। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल में बोल रहा है 13 नंबर। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में कह रहा है कि यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता बढ़ जाती है। इसकी सुग्राहिता क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए 13 हो गया। 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल में बोल रहा है कि उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है? तो उदासीन बिंदुओं पर बी इजुकल टू बी एच होता है। उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है? बी इजुकल टू बी एच होता है। देखिए ये सवाल जो ही मॉडल पेपर या जो भी गैस पेपर पढ़ के गए होंगे उनको ये सारी चीजें पता होगा। ठीक है, उनको ये सभी चीजें पता होगा, वो सारे आंसर सही सही टिक आउट करके आएंगे। क्या क्या सही आंसर टिक आउट करके आएंगे। ठीक है, चलिए 14 हो गया। 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहा है, 15 नंबर सवाल आप देखिए 15 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। 15 नंबर सवाल अभी जल्दी जल्दी आप कमेंट करके आंसर दीजिए। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर हो तो इसका वर्ग माध्य मूल्य मान क्या होगा? तो वो हो जाएगा 7.707। क्या हो जाएगा? 7.707 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल में बोल रहा है तो शुद्ध विद्युत प्रेरकीय विद्युत में शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? तो वो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए 17 नंबर के सवाल का आंसर सही सही देखिए। 17 नंबर का आपका राइट आंसर है केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के भी कलांतर का जो मान होता है वो होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए 17 हो गया। 18 नंबर सवाल का जवाब देखते हैं। 18 नंबर में क्या कहता है? 18 नंबर बोल रहा है अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है। एलसी परिपथ की जो आवृत्ति होती है वो होती है 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC, अंडर रूट 1/LC। ठीक है, 18 हो गया। 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर में क्या कह रहा है? एक उच्चई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का जो मान होता है प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है तो वो होती है कम। क्या होती है? कम होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये मत सोचिएगा बिंदी बिंदी लगा के, बच्चे लोग बिंदी लगा के लाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, अगला सवाल में आपको कह रहा है 20 नंबर में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव बनता है ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। ध्रुव उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। 20 नंबर हो गया। 21 नंबर का राइट आंसर देख लीजिए। 21 नंबर ये रहा आपका स्क्रीन पर सवाल। ठीक है, यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग कैसा होगा? तो वो हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 22 नंबर में कह रहा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तब एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है। दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा दुगना होता है। पहले की अपेक्षा दुगना होता है। ठीक है, चलिए 23 नंबर सवाल। ये जो क्वेश्चन जो देख रहे हैं बच्चे, ये हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वही, उनको जो मैं यहाँ पे रह के पढ़ाता हूँ वो विद्यार्थी का क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं। 23 नंबर का राइट आंसर आप फटाफट पहले जवाब दीजिए। फटाफट आप पहले जवाब दीजिए 23 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 23 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट पहले आप जवाब दीजिए। इलेक्ट्रॉन को विभवांतर वोल्ट के अधीन विराम से त्वरित करने की इसकी चाल जो होती है अंडर रूट v के समानुपाती होती है। अंडर रूट v के समानुपाती होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? 1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पर केजी होता है। ठीक है,
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर हो गया। 25 नंबर का राइट आंसर देखिए। 25 नंबर का राइट आंसर है संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है, तो वो है आवेश। कौन सी राशि है, तो वो है आवेश। ठीक है, चलिए फटाफट लगातार आपको राइट का राइट आंसर देते जा रहा है। वायु में दो आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल मान होता है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण मान जो होता है वो घट जाता है। क्या होता है, वो घट जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 0.2 म्यूसी के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर। इनके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो हो जाएंगे 12.0 कुलम्ब मीटर। ये प्रति मीटर नहीं है, कुलम्ब मीटर है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, कुलम्ब मीटर। राइट आंसर। ठीक है, चलिए 30 नंबर का राइट आंसर आप देख लीजिए। 30 नंबर का जो राइट आंसर है, 30 नंबर का राइट आंसर जो आपको ध्रुवित बोल रहा है, जैसे देखिए 28 नंबर जो पीडीएफ बना होगा, पीडीएफ थोड़ा आगे पीछे हो गया पेज का। ठीक है, तो वो आगे देख लेंगे कहां पे आ रहा है। तो ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन तल के बीच का कोण जो होगा वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला सवाल 31 नंबर सवाल का जवाब आप देख लीजिए। 31 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो वो है अवरक्त किरण। अवरक्त किरण ना ना ये गलत है। ये अल्फा किरण जो है वो निम्नलिखित में से वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, अल्फा किरण वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, चलिए 31 हो गया। 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर में कौन सा सवाल है। 32 नंबर में कह रहा है कि किसी द्रव्यमानक माध्यम में किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है, तो वो करती है इसकी आवृत्ति पर। किसकी आवृत्ति पर, इसकी आवृत्ति पर जो है तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। ठीक है, 32 हो गया। 33 नंबर सवाल का जवाब देखते हैं। ठीक है, 33 नंबर में कह रहा है कि परावैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश की परावैद्युता जो होती है वो बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, 33 हो गया। 34 नंबर सवाल का जवाब देखते हैं। 34 नंबर में क्या कहता है कि किसी गतिमान से संबंध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करता, तो वो आवेश पर जो डी ब्रॉगली का जो तरंग दैर्ध्य वो निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए फोटोन की गतिज ऊर्जा का अनुसूत्र पूछ रहा है। फोटोन का जो गतिज ऊर्जा है वो हो जाएगा hv बटा सी। वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, hv बटा सी। ठीक है, चलिए 36 नंबर सवाल का जवाब देखते हैं। 36 नंबर सवाल का जवाब बोल रहा है यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी जो होगा वो हो जाएगा आपका f बटा 2। क्या हो जाएगा, f बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 37 नंबर सवाल में बोल रहा है। 37 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको देना है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर ना 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदला जाता है। ठीक है, इसीलिए ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। 37 नंबर हो गया। 38 नंबर सवाल का राइट आंसर देख लेते हैं। 38 का राइट आंसर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन विपथन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है। विपथन को कम करने के लिए लेंसों में जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है अवर्णक संयोग का। अवर्णक संयोग का जो है वो उपयोग किया जाता है लेंसों में, जो है विपथन को कम करने के लिए किया जाता है अवर्णक संयोग। ठीक है, चलिए 39 नंबर सवाल एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो जिसका अवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अवर्तनांक के बाहर होता है तब इसकी फोकस दूरी अनंत पर होगी। कहां पर होगी, अनंत पर होगी। ठीक है, चलिए 40 नंबर सवाल देखते हैं। 40 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। 40 नंबर सवाल साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, किसके कारण दिखाई देते हैं, तो वो दिखाई देते हैं परावर्तन के कारण। किसके कारण, तो परावर्तन के कारण जो साबुन के बुलबुले जो है वो रंगीन दिखाई देते हैं। किसके कारण देते हैं, परावर्तन के कारण। निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जाता है, तो वो हो जाता है ध्वनि तरंग। किसको किया जाता है, ध्वनि तरंग को ध्रुवीकृत नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए 42 नंबर में बोल रहा है एक व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता वाला लेंस का प्रयोग किया जाता है तो उसका दृष्टि दोष जो हो जाएगा वो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, इसमें उत्तल लेंस लगा हुआ है। कौन सा लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस लगा हुआ है। ठीक है, जब सिलिकॉन में बोरोन के अशुद्धता के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा पी प्रकार का अर्धचालक। सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 44 नंबर सवाल में बोल रहा है कि एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो होंगे वो हो जाएंगे हॉल। क्या हो जाएंगे, हॉल यानी कि छिद्र। ठीक है, चलिए 45 नंबर सवाल 45 नंबर में बोल रहा है कि कौन सा लॉजिक गेट तभी समान निर्गम देता है जब निवेश भिन्न होता है, तो एक्स और गेट जो है विभिन्न सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न होगा। ठीक है, चलिए
अगला सवाल में बोल रहा है पश्च अभिनत डायोड जो होगा वो कैसा होता है, तो ए और सी दोनों प्रकार के होता है, जनरल डायोड और फोटो डायोड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए एन एन एंड गेट जो है, नंड गेट जिसको बोलते हैं, एन एंड गेट के बुलियन व्यंजक जो है वो होगा ए डॉट बी, ऊपर इंटरसेक्शन लाइंस होगा जिसको बोलते हैं रैकडिंग बोलते हैं, ए डॉट बी रैकडिंग वाई इजुकल टू वाई। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका बुलियन व्यंजक होता है। ठीक है, 47 का। 48 का देख लेते हैं। फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। ठीक है, चलिए 49 नंबर सवाल में टीवी प्रसारण के लिए जो किया जाता है वो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए एक तत्व की समस्थानिकों के बीच अंतर जो होता है वो किसका होता है, 50 का सही आंसर आपको देना, तो वो होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या समस्थानिक में बीच मुख्य अंतर होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है, रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है, तो वो है म्यूऑन क्षय। ठीक है, 51 नंबर सवाल, 51 नंबर सवाल में बोल रहा है कि 50 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटोन की जो ऊर्जा है वो कितनी होगी, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻90 जूल होगी। ठीक है, चलिए अब 53 नंबर पे बोल रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग्य में पड़ती है, तो वो हो जाएगा बामर श्रेणी। किसकी श्रेणी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी बामर श्रेणी। ठीक है, 53 हो गया। 54 नंबर हो गया, निम्नलिखित में से आवेश रहित कण कौन है, तो वो हो जाएगा फोटोन। आवेश रहित कण हो जाएगा तो वो हो जाएगा फोटोन। ठीक है, चलिए 54 हो गया। अब 55 नंबर में देखते हैं एक्स किरणें क्या कहलाती थी। एक्स किरणें आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरणें क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। 1 AMU की तुलना किससे होती है, तो वो होती है 941 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए 56 नंबर हो गया। 57 नंबर देखते हैं कि 100 मिलियन धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा जो होती है वो होती है आपका 0.5 जूल। क्या होती है, 0.5 जूल होती है। ठीक है, चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किसका मात्रक जो है वोल्ट प्रति मीटर है, तो वोल्ट प्रति मीटर जो है विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, 59 नंबर वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉन पर अपवाह वेग भी एवं चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर भी के बीच जो होगा वो हो जाएगा भी के अनुक्रमानुपाती। क्या हो जाएगा, भी का अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। 60 हो गया। 60 नंबर सवाल का आप सही जवाब आपको देना है। ठीक है, तो एक चालक की वोल्टता भी तथा धारा आई के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो वाई अक्ष जो कि आयु को प्रदर्शित करता है से थीटा कोण बनाती है, तो चालक का जो प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा कोट थीटा। क्या हो जाएगा, कोट थीटा। ठीक है, विद्युत परिपथ की शक्ति बराबर होता है, विद्युत परिपथ की शक्ति बराबर आपको राइट आंसर हो जाएगा वी स्क्वायर बटे आर, वी स्क्वायर बटे आर। ठीक है, चलिए ताप बढ़ने के साथ साथ अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो घटता है। अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो घटता है। ताप बढ़ने के साथ साथ अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है, ताप बढ़ने के साथ साथ अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो यहाँ पे बढ़ता है, क्योंकि अर्धचालक जैसे सिलिकॉन होता है उसमें जो होता है ये गलत आंसर से यहाँ पे ताप बढ़ने पर जो अर्धचालक की जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है। ठीक है, ये राइट आंसर से है, ये गलत आंसर से। ठीक है, घटता नहीं है अर्धचालक का। कोई कभी भी अर्धचालक अगर हीट होता है उसका जो चालकता जो गुण होती है वो घट जाती है, बिल्कुल घट जाती है। जैसे सिलिकॉन, किसी भी जैसे मोबाइल में चिप्स जो बना होता है सिलिकॉन से बना होता है, तो जब मोबाइल हीट होता है तो वो हैंग करने लगता है, यानी कि उसकी चालकता जो होती है वो घट जाती है, उसकी जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से जो है वो मतलब प्रतिरोध जो है वो घट जाता है। ठीक है, जो प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ने पर जो है उसका प्रतिरोध जो है बढ़ता है, घटता नहीं है। ठीक है, प्रतिरोध और बढ़ता है, घटता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध आर को व्यक्त करता है। निम्न में से कौन सा प्रतिरोध जो आर को व्यक्त करता है, तो वो हो जाएगा पी। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, इसको प्रतिरोध का जो है सूचक भी बोलते हैं, प्रतिरोध का सूचक भी बोलते हैं, एल बटा ए। ठीक है, एल बटा ए होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 63 हो जाएगा। 64 नंबर सवाल में लव चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू आर का मान क्या होगा, तो वो हो जाएगा म्यू बड़ा होगा 1 से। एक म्यू आर का जो मान होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए 65 नंबर सवाल,
R1 R2 R3 प्रतिरोधों को श्रृंखला में प्रतिरोध में प्रवाहित धारा में रखा जाएगा तो ये समान होती है। कैसी होती है? समान होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि धारा घनत्व की इकाई, धारा घनत्व की जो इकाई होगी वो क्या हो जाएगी? तो एम्पियर प्रति वर्ग मीटर हो जाएगी, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है 66 हो गया, हाँ 66 हो गया। 67 नंबर सवाल, 67 नंबर सवाल में क्या कहता है? 67 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, चलिए 67 नंबर सवाल में बोल रहा है कि यदि किसी चालक की लंबाई दुगना कर दिया जाए तो उसके ऊपर लगाए गए विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह होगा वो आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आधा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल का जवाब आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, चलिए धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है तो वो होती है अक्ष के समांतर। कैसी होती है? अक्ष के समांतर होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है विद्युत निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर सिद्धांत पर आधारित हो जाएगा विद्युत जनरेटर। क्या हो जाएगा? विद्युत जनरेटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है 70 नंबर सवाल। एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है तो वो पर करता है इसके माध्यम में बहने वाली धारा पर और इसका प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, मतलब कि उसके अंदर जो है उस पर कितना फेरा लपेटा गया है और उसके माध्यम में कितनी धाराएं बह रही है। तो बी और सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगर आगे जो कुछ सवाल जो होगा 28 नंबर का सवाल आपका जो है पीछे पीछे छूट गया होगा। 28 नंबर का सवाल, ठीक है, 28 नंबर सवाल का जो है जवाब हम आपको दे रहे हैं। 28 नंबर सवाल का जो जवाब होगा वो हो जाएगा, क्या कर रहा है? एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत ध्रुव स्थित है तो इसमें जो है बंद पृष्ठ के निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो आपका हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा शून्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल 28 हो गया। 29 नंबर सवाल में बोल रहा है कि समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य की दो तरंगे प्रकाश तरंगे अध्यारोपित की जाती है तो परिणामी तरंग का जो आयाम होगा ये भी शून्य होगा। ठीक है, चलिए 29 हो गया, अब ये खत्म हो गया। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। इसी तरह का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा आपको लाते रहेंगे और आंसर की जिस टाइम बोर्ड का आएगा उस टाइम भी सबसे पहले इस चैनल पे आएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपनी सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।